Good afternoon, students. Behalf of Khair Public School, I am Shadab Ahmed, and I am going to teach you a very important chapter, Atom and Molecules. This is the third chapter of class 9th. Now, I am going to teach about the history of the atom and molecules. बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एटम और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री में क्या किया गया, क्या कहा गया कि फिर एटम नाम आया, फिर मॉलिक्यूल्स कहा गया। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने एनसीईआरटी की बुक जब आप निकालेंगे तो आप एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा कि हमारे भारत के ही फिलोसोफर थे वो, जो नियर अबाउट 500 बीसी में, वो बहुत ट्रबल थे इस बात से कि जो मैटर होते हैं हमारे, मैटर बेटा ध्यान देना, मैं उसी मैटर की बात कर रहा हूं जो वो क्या होता है मैक्सिमम केसेस में बच्चे ये सोचते हैं कि मैटर, अभी सुना होगा आप लोगों ने कि मैटर क्या होता है, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ गया होगा कि मैटर क्या होता है। वही बेटा जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस। क्लियर हो रही बात? सॉलिड लिक्विड गैस, इसी तीनों की बात कर रहा हूं। यही मैटर को क्या किया महर्षि कानंद ने, ध्यान देना नाम पढ़ रहा हूं, महर्षि कानंद ने। आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा महर्षि कानंद ने क्या किया, उन्होंने मैटर्स को लिया, अब मैटर्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और प्रोडक्ट मतलब मैटर्स को उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैटर को उन्होंने कहा कि यह, जब मैटर को उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, वही मैटर जो सॉलिड लिक्विड गैस की बात है वही मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने जब सॉलिड लिक्विड गैस या किसी मैटर्स को जब उन्होंने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया तो एक ऐसी स्टेज आई जिस पर उन्होंने कहा अब इसका ब्रेक नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि अब इसको और भी ज्यादा ब्रेक किया जा सके। उसको उन्होंने कह दिया हिंदी में उसको उन्होंने बताया परमाणु, जिसको हम लोग कहते हैं कि एटम। एटम का अगर हिंदी वर्ड अगर देखा जाए तो एटम का हिंदी वर्ड होता है परमाणु। परमाणु, उन्होंने कहा कि परमाणु एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, या एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या एटम इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल इन एनी मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। तो कई ग्रीक साइंटिस्ट भी आए, कई लोग एक्सपेरिमेंट किए, कई लोग देखे, मैटर को ब्रेक करने के बाद वही लास्ट स्टेज पर रुक जाते थे, जिस स्टेज पर हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद जो 500 बीसी में उन्होंने किया था। तो सब लोग इसी स्टेज पर आकर रुक जा रहे थे, सब लोग इसी स्टेज पर, कि इन्होंने सब लोगों ने भी यही कह दिया कि अब इसका ब्रेक नहीं किया जा सकता, या इस मैटर में ये ऐसा पार्टिकल, अब ऐसी स्टेज आ चुकी है जिसका ब्रेक अब नहीं किया जा सकता है, जिसको उन्होंने बताया कि ये एटम है। हम आपके चैप्टर में 2 टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं, आप 2 टॉपिक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक जिस बारे में हम बात करेंगे, आपके ग्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपकी बुक में मिलेगा आपको कि 2 लॉज हैं कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज हैं। पहले लॉज क्या है? पहला लॉ ध्यान दीजिएगा, पहला लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ध्यान दीजिएगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये पहला लॉज है, किसका? केमिकल कॉम्बिनेशन का ये पहला लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये हमारा दूसरा लॉज है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बारी बारी करके पढ़ रहे हैं, बारी बारी करके हम समझा रहे हैं आपको कि बारी बारी करके क्या चीजें होती हैं, या दोनों लॉज क्या क्या है, या दोनों लॉज क्यों बताए गए, कैसे बताए गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों लॉज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला लॉज देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई थिंक ये दोनों लगभग सेम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि कभी भी अगर 2 रिएक्टेंट या कभी भी 2 एलिमेंट या कोई भी 2 मटेरियल या कुछ भी जब 2 आपस में रिएक्शन करते हैं
तो रिएक्शन करने के बाद उनका ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही उनका मास डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कहने का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले, अगर मान लीजिए सबके घर में एज अ कैजुअल सब लोग जानते होंगे कि सबके घर में हमारे सबके घर में भाई शरबत बनता होगा, जूस तो बनता होगा, सब लोग जानते हैं कि शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए। शरबत बनाने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए। पहला क्या, पहला वाटर चाहिए, दूसरा हमारा शक्कर चाहिए जिसको शुगर बोलते हैं, और तीसरा हमारा लेमन, नींबू चाहिए। इन तीनों को जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ध्यान देना तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। मान लीजिए अब इस एग्जांपल को लेके चलते बेटा, ध्यान दीजिएगा कि इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि लिखा हुआ इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप शरबत बना रहे बेटा, ध्यान दीजिएगा शरबत बनाने का प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं, उसी को एग्जांपल लेते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर हम लोग वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, अब यहां पर हम लोग शुगर को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग बी से। अब जो हमारा जूस बनकर आता है या जो हमारा शरबत बनकर आता है, मान लेते हैं हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं सी से। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वाटर हम ले लेते हैं 5 लीटर और हम शुगर ले लेते हैं 1 kg। जब इन दोनों का हम लोग रिएक्शन कराते हैं या जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं, घुलते हैं, तब ध्यान देना बेटा, ध्यान समझने की कोशिश करना। 5 लीटर वाटर है और 1 kg हमारा शुगर है। आपको क्या लगता है जब शुगर पूरी तरह से जब पानी में मिल जाएगा तो आपको क्या लगता है पानी की जो मतलब जो हमारा जूस बन के आएगा उसका वेट नहीं चेंज होगा, इसका चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन ध्यान देना चेंजेस होता है। ये 5 लीटर और 1 kg ये दोनों आपस में जैसे ही मिक्स होते हैं, जो हमारा शरबत बनकर आता है उसका वेट कितना हो जाता है, 6 kg। अब ध्यान देना बेटा, या 6 लीटर उसका हमारा जूस बन जाता है या 6 लीटर हमारा शरबत बन जाता है। ध्यान देना कैसे, क्योंकि इसका मास और इसका मास ऐसा तो है नहीं बेटा कि जैसे पानी है हमारे पास और पानी में हम लोग शुगर मिला रहे हैं, तो शुगर पानी हमारे पास 5 लीटर है और शुगर 1 लीटर है, और शुगर को हम लोग मिक्स करते हैं तो जो चीनी का है, चीनी तो पूरी तरह से पानी में मिल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी में मिलने के बाद शुगर अपने आप गायब हो जाएगा, गायब तो होगा नहीं। उसका वेट क्या होता है, उस वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। तब हमारा जो 5 लीटर वाटर था और 1 kg शुगर जब इसमें पूरी की पूरी तरीके से मिल गया, तब जो हमारा शरबत जो सी प्रोडक्ट जो फॉर्म होकर आया है वो 6 लीटर का हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब ध्यान दीजिएगा, तब कहने का मतलब है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको यह बताता है कि इट स्टेट दैट मास कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो एग्जांपल मैंने बताया है कि शरबत अगर बना रहे हैं 5 लीटर पानी में अगर हम लोग 1 kg अगर हम लोग शुगर अगर डाल दे रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आएगा वो प्रोडक्ट हमारा 6 लीटर का हो जाएगा, क्योंकि पानी में पूरी तरीके से जो शुगर मिल जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि शुगर का वेट गायब हो जाएगा, गायब नहीं होता है, वो शुगर का वेट उसी पानी में मिक्स हो जाता है। तो जब हमारा जूस बनकर जो हमारा शरबत बनकर तैयार होता है वो हो जाता है 6 लीटर का। ठीक है, अभी हमारा था पहला लॉ। अब दूसरा लॉ, ध्यान देना बेटा, दूसरा लॉ हम देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, इन केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कभी भी 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन उसी बेसिस पर होगा जब उनका प्रोपोर्शन बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। प्रोपोर्शन बदलते ही हमारा दूसरा हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, हम लोग मान लेते हैं वाटर देख लेते हैं। वाटर, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल जब आप लोग देखेंगे, पीरियोडिक टेबल जब आप लोग खोलेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा, ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, जो वाटर है, वाटर हमारा कितना पाया जाता है, वाटर हमारा हमेशा 1:8 के रेशियो में पाया जाता है। अब सबके माइंड में ये उठ रहा होगा कि ये रेशियो कहां से आ गया,
I'm right? सबके माइंड में उठ रहा होगा कि ये रेशियो कहां से आ गया, लेकिन ध्यान देना जब आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल को ओपन करोगे तब ध्यान दीजिएगा जो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग 1.0046 करके होगा। तो इसको हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका जो एटॉमिक वेट है वो 1 है। तो यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका जो वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब इसका एटॉमिक वेट 2 हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है बेटा, आप अपने पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे तो एटॉमिक वेट आपको दिखेगा या एटॉमिक मास एटॉमिक वेट दोनों वही है। एटॉमिक मास अगर देखेंगे तो 15.9946 करके आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तब इसको हम लोग 15.99 को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं कि ये हमारा एज अ 16 है। तब यहां पर आपको देखिए H2O आपको दिखाई दे रहा होगा। H2O का जो रेशियो बन रहा है 2:16 का बन रहा है। अब यहां से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब जो रेशियो हमारे पास है वो कितना, 1:8। तब यहां से निकल कर आया हमारा 1:8। 1:8 के रेशियो में वाटर पाया जाता है। ध्यान देना बेटा, फिर से बता रहा हूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको यही बताता है दैट इन अ केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनिट प्रोपोर्शन। कभी भी 2 एलिमेंट अगर रिएक्शन करते हैं तो वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा वाटर है, अभी हम लोग H2O2 कर देते हैं। ध्यान देना बेटा, एलिमेंट इसमें भी वही है, देखो हाइड्रोजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी देखो हाइड्रोजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। ये हमारा देखो, ये हमारा पूरी तरह से वाटर से बदल गया। वाटर आप जानते हैं H2O का फॉर्मूला वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। यहां पर देखो तुरंत हम लोग रेशियो बदलते ही पूरा का पूरा हम लोग का कंपाउंड चेंज हो गया, पूरा का पूरा कंपाउंड बदल गया। यहां पर हमारा H2O2 ये तो पूरा का पूरा एसिडिक बन गया। अब इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो रेशियो में इसका निकालेंगे तो इसका 2 बिल्कुल इसी तरह से इसका 2 हो जाएगा। और ये हमारा 16 था, इसका एटॉमिक मास जो है 16 है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 32 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 1:24। देखो रेशियो बदलते ही तुरंत हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड बदल गया। लेकिन इसमें एक चीज देखो, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, लेकिन रेशियो बदलने से ही पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा चेंज हो गया। यहां वाटर था, यहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पूरा का पूरा एसिडिक। कहने का मतलब है कि जब कभी आपस में 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। ये हमारा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं जो हमारे चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब हमारे ये भी साइंटिस्ट थे हमारे इस चैप्टर में, तो इन्होंने भी एटम्स के ऊपर काफी ढेर सारी स्टडी की, काफी चीजें बताई एटम्स के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर 6 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। हमने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब 6 पॉइंट हम लोग आपस में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 6 पॉइंट क्या क्या हैं, उन्होंने क्या क्या बताया एटम के बारे में, उन्होंने अपना क्या क्या सजेशन दिया। अब हाल में ये बात है कि ये काफी चीजें इनकी सही थी, लेकिन कुछ चीजें मतलब हुई थी गड़बड़, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स ने एटम्स के ऊपर कौन सी थ्योरी दी, चलिए बारी बारी करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात लिखा हुआ है ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कहा उन्होंने सबसे पहली बात कि जितने भी एटम्स हैं सब एक बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको कहा उन्होंने एटम्स है। फिर से बता रहा हूं एक बार, ध्यान देना बेटा। कहा उन्होंने ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा कि जितने मैटर हैं सब एक टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको उन्होंने बताया कि वो टाइनी पार्टिकल क्या है बेटा, एटम। ध्यान देना, इसी एटम के ऊपर इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर वही मैटर की बात बेटा जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, इसी मैटर की बात कर रहा हूं। कह रहे हैं डाल्टन्स कह रहे हैं कि मैटर्स जो होते हैं सारे मैटर्स एक वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको उन्होंने क्या बताया कि ये एटम होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को या दूसरे थ्योरी को, उनको देखते हैं। दूसरी थ्योरी में उन्होंने क्या कहा उन्होंने एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं सबके इंडिविजिबल होते हैं। ध्यान देना, मान लीजिए जो हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है,
इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा वाटर बनता है। ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो हमारा ये क्या है, वाटर है, तो वाटर बन रहा है। तो जरूरी तो ये नहीं है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कुछ और बन जाएगा, कोई और सब्सटेंस। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो कार्बन के एटम बन जाएंगे, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पर सोडियम के एटम्स आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान देना बेटा, एक एग्जांपल, वही एग्जांपल फिर से शरबत की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग वाटर है, वाटर में जब हम लोग शुगर को मिक्स करते हैं तब हमारा जो जूस बनकर आता है, ध्यान देना बेटा, तो हमारा जूस जो बनकर आता है, ऐसा तो है नहीं कि वाटर और शुगर को हम लोग मिक्स करेंगे तो जूस की जगह पे आइसक्रीम बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वाटर और शुगर को हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी जगह पे चॉकलेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, ध्यान देना बेटा, इसी इंडिविजिबल की बात कर रहा हूं। इंडिविजिबल पार्टिकल, ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। वो जो उनके एटम्स रहेंगे फॉर्मेशन भी वही होगा। अगर हम लोग पानी ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं तो बनेगा हमारा शरबत ही, कुछ दही नहीं बन जाएगा, कुछ दूध नहीं बन जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब हम ये दूसरा टॉपिक, अब हम तीसरे पॉइंट पर जाते हैं कि तीसरे पॉइंट पर डाल्टन्स ने क्या कहा। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि क्या बताया डाल्टन्स ने, कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, जो भी एटम होगा, आर आइडेंटिकल मासेस, तो उनके मास आइडेंटिकल होंगे। कहने का मतलब है अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लें, ऑक्सीजन का एलिमेंट ले लें या सोडियम का एलिमेंट ले लें, तब ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर हमारा सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहां पर 3 है। तो हाइड्रोजन जो होगा, इसके जो एटम्स होंगे, मान लीजिए इसके एटम्स कुछ इस तरह हैं, इसके एटम्स कुछ इस तरह हैं और इसके एटम कुछ इस तरह हैं। ध्यान देना बेटा, फिर से एक बार एक लाइन पढ़ रहा हूं, इस लाइन को, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा बेटा कि हाइड्रोजन जो होगा, इसके जो एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो ऑक्सीजन का भी वही होगा, सोडियम का भी वही होगा, ऐसा तो नहीं है। होगा सिर्फ क्या, अगर हाइड्रोजन का एटम है तो बिहेव हाइड्रोजन जैसा ही करेगा और उसके एटम ही बताएंगे कि ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम ही हमको रिप्रेजेंट करेंगे, हमको बताएंगे कि ये ऑक्सीजन के एटम है। अगर सोडियम की बात ले लें तो सोडियम के एटम भी हमको यही आइडेंटिफाई कराएंगे या हमको यही बताएंगे कि ये सोडियम के एटम है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हमको पता करना होता है तो वो एलिमेंट रिप्रेजेंट कराए जाते हैं किसके द्वारा, क्या किसकी वजह से, उनके एटम्स की वजह से। आप मान लीजिए गोल्ड ले लेंगे तो गोल्ड के एटम अलग होंगे ना, और सिल्वर के एटम ले लीजिए तो सिल्वर के एटम अलग होंगे। और अगर आप पानी का ले लीजिए तो पानी के पार्टिकल्स या उसके पानी के अगर देखा जाए तो H2O है तो हाइड्रोजन का जो पार्टिकल होगा या हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो अलग होगा, ऑक्सीजन का जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने तीसरी थ्योरी में आपने बताया कि एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर द आइडेंटिकल इन मास, तो उनके मास भी अलग अलग होंगे। मान लीजिए कंपैरिजन करते हैं हम लोग, मैटर की बात लेते हैं तो मैटर में 3 चीजें, वही सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो मैटर में सॉलिड का मान लेते हैं तो सॉलिड का जो हमारा एटम होगा, किसी भी सॉलिड का भी अगर एटम होगा हमारा तो सॉलिड जैसा होगा, लिक्विड का जो एटम होगा तो वो लिक्विड जैसा होगा और गैस का जो होगा वो गैस जैसा होगा। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, सबका मास चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबका मास आइडेंटिकल है। अगर मतलब अगर सॉलिड का है तो वो सॉलिड का ही रहेगा, अपने आप गैस नहीं बन जाएगा, लिक्विड का है तो लिक्विड का ही रहेगा, अपने आप गैस नहीं बन जाएगा, या गैस का है तो गैस ही रहेगा, ना कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इन्होंने अपने तीसरी थ्योरी में बताया। अब इनके चौथी बात करते हैं। चौथी थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ध्यान दीजिएगा, कहा इन्होंने कि जितने भी एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम भी अलग अलग होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब है, चलिए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए सब लोग सॉल्ट तो जानते होंगे सब लोग, सोडियम क्लोराइड, मान लीजिए NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारा जो सोडियम क्लोराइड जो बना हुआ है वो Na और फिर प्लस Cl से मिलकर बना हुआ है।
Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तभी NaCl बनकर हमारा फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा क्या है, सोडियम यहां पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब सोडियम जो होता है या अलग, इसकी आइडेंटिटी अलग है क्योंकि सोडियम जो है हमारा ये अलग एलिमेंट है और क्लोरीन जो है ये हमारा अलग एलिमेंट है। अब ध्यान देना बेटा, फिर से पढ़ रहा हूं। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर ये एलिमेंट है तो इसके जैसा तो मास नहीं होगा ना, कि क्लोरीन वाला मास हो जाएगा, क्लोरीन वाला मास हो जाएगा, और ये हमारा सोडियम है तो सोडियम वाला मास अलग रहेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन वाला मास अलग रहेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे सोडियम का जो मास होगा और हमारे जो क्लोरीन का मास होगा, ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं और इनका मास और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पांचवी प्रॉपर्टी। अब ध्यान दीजिएगा, पांचवी प्रॉपर्टी में क्या है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ द गिवन कंपाउंड। कहने का मतलब है कि जो एटम्स होते हैं एटम्स स्मॉल रेशियो में भी अगर हो तब भी कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वाटर का देखा, और वाटर का मैं बता चुका हूं कि वाटर का जो रेशियो होता है वो 1:8 का रेशियो होता है। ये दोनों 1:8 कैसे बनाते हैं, वही जो हमने बताया कि एटॉमिक मास, जब आप पीरियोडिक टेबल को खोलोगे तो एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा और इनका जब रेशियो निकालोगे तो 1:8 का रेशियो जाएगा। ध्यान देना, यहां पर स्मॉल है ना, कम दिख रहा है ना आपको, आप लोगों को ध्यान देना, यहां पर स्मॉल है ना, स्मॉल कह रहा है कि एटम्स कंबाइन इन स्मॉल इन रेशियो ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ द गिवन कंपाउंड। तब ध्यान देना, कह रहा है कि स्मॉल नंबर में भी अगर हमारे एलिमेंट होते हैं तब भी वह कंबाइन कर जाते हैं और हमको एक एग्जैक्ट कंपाउंड दे देते हैं। कहने का मतलब है हाइड्रोजन हमारा एक छोटा सा, देखो कितना 1 है, इसका रेशियो कितना 1 है, और ऑक्सीजन का 8, हमारा छोटा रेशियो क्या करता है, कंबाइन अगर करे तो उसके बाद भी हमको एक कंपाउंड दे जाता है। ये कंपाउंड हमारा क्या है, वाटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अपने छठी पे, लास्ट देखते हैं हम लोग। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब है कि जैसे कि हम शरबत की बात ले लेते हैं, एक बार हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं वाटर का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, H और O, मतलब कहने का मतलब है कि जब H और O जब कंबाइन होते हैं तो हमारा वाटर का फॉर्मेशन बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा पानी बनता है। वाटर एक बार फॉर्म हो गया, तब जैसे ही वाटर फॉर्म होता है ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अब कहने का मतलब है, अब ध्यान देना बेटा, जैसे कि हम लोग क्या होता है, शरबत बनाते हैं, शरबत की बात लेते हैं एक बार फिर से, कि मान लो हम लोग बनाते हैं, जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। ठीक है, हम लोग शरबत में क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं, वाटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुगर को मिक्स कर देते हैं और शुगर के साथ हम लोग लेमन को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ने के बाद हमारा जो जूस बनकर आता है, जो हमारा जूस तैयार होता है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए आप पानी में आप चीनी को पूरी तरह से मिक्स कर दिए हैं, मिक्स करने के बाद आप फिर चीनी को, मतलब जैसे शरबत बना लिए आप, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नींबू को मैं वापस ले आऊं और या चीनी को मैं वापस ले आऊं, उसको फिर से मैं बना दूं शुगर में, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो यही बात है कि कहने का मतलब इन्होंने बताया अपनी छठी में कि द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ द आइटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जब ये एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं या जब एक कंपाउंड बन जाता है तब यह कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे। अभी हमने बात किया था, किसकी बात किया था मैंने, मतलब मैंने बात किया था एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड की। हम एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।